बैक टू द शो इमिग्रेशन लॉ विद तारिक। थैंक यू सो मच शो देखने का। अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मुझसे रब्ता करना है, ईमेल एड्रेस आता है एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। आप अपना नाम और टेलीफोन नंबर मुझे ईमेल कर दें, आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। अभी बड़ी एक इंटरेस्टिंग कॉल आई थी, बिकॉज आई थिंक जिन्होंने कॉल किया उन्होंने शायद शो शुरू से नहीं देखा। उन्होंने कहा जी कि मैंने अपनी बहन के लिए अप्लाई किया था, मेरे पास पैसे भी हैं, प्रॉब्ली अच्छी जॉब भी करते हैं, और जब उन्होंने टेलीफोन किया तो मैंने उनको बड़ा मुतमईन कर दिया, फिर भी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। तो मैंने पहले भी शो में अर्ज़ किया है कि स्पॉन्सर की तरफ से 80% स्पॉन्सर बिल्कुल ठीक होता है। वो रिफ्यूज़ जो करते हैं वो इस बात पे करते हैं, जो एक उन्होंने टांग पकड़ लेते हैं कि जी हमें नहीं लगता कि यू आर अ जेन्युइन विजिटर, कि आप विज़िट करके वापस आ जाएंगे। उसमें चाहे आप जितना मर्जी एज ए स्पॉन्सर उनको वादे करें, अंडरटेकिंग दें, दे डोंट अग्री। वो ये देखना चाहते हैं कि एप्लीकेंट के फाइनेंशियल एंड फैमिली सर्कमस्टांसेस क्या हैं कि वो वापस जाएंगी या जाएंगे। उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी कि फिर भी एप्लीकेंट की 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगाएं, और अगर कोई एप्लीकेंट जिस तरह आपकी बहन है, मे बी आपके वालदैन उनको स्पॉन्सर करते हैं या उनके कोई और फैमिली मेम्बर स्पॉन्सर करते हैं, तो उनके हालात सारे, यानी कि पूरा एक सिचुएशन क्रिएट करके बताएं कि क्यों आपकी बहन वापस जाएंगी और किस तरह के अच्छे हालात में वो पाकिस्तान में रह रही हैं। तो लोग इस चीज़ को मिस कर देते हैं और समझते हैं कि क्योंकि हम बड़े स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल यूके से लगा रहे हैं वीज़ा मिल जाएगा। दैट इज़ नॉट द केस। थैंक यू सो मच आपके कॉल की। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने 2014 में असाइलम क्लेम किया था यहाँ पर, जो कि फरवरी 2015 में नो राइट टू अपील के साथ रिफ्यूज हो गया। ठीक है। उसके बाद मैंने लास्ट ईयर ही 2015 अप्रैल में फ्रेश क्लेम सबमिट करवाया था, और सोलिसिटर के मुताबिक उसमें वो 2 पॉइंट रूल जो है इनका सेक्शन 353B का वो भी पूरा होता है, और साथ ही उसमें एक्सपर्ट कंट्री रिपोर्ट भी लगाई थी। उसके बाद अभी तक कोई रिजल्ट होम ऑफिस की तरफ से नहीं आया, जबकि मैंने एमपी के पास भी किया हूँ। लास्ट मंथ एमपी ने लेटर लिखा, उन्होंने उसका भी जवाब दिया है कि अभी अब हम कंसिडर कर रहे हैं क्लेम को, बट अभी रिजल्ट नहीं दे सकते। तो इसमें कितना टाइम लगेगा और कितनी मैटर करती है एक्सपर्ट कंट्री एक्सपर्ट रिपोर्ट? ऑलराइट, देखें जी, जहाँ तक बात आती है टाइम लगने की, मैं नहीं कह सकता, बिकॉज हर डिपार्टमेंट का अपना एक टाइम फ्रेम है। डिपेंड करता है किस डिपार्टमेंट में आपका केस गया है, शेफील्ड, लिवरपूल, बिकॉज केसेस आगे पीछे चले जाते हैं फिर। तो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्र करें। जहाँ तक बात है कि एक्सपर्ट बिल्कुल बड़ी मैटर करती है रिपोर्ट, बट जब तक पूरा केस नहीं पढ़ा जाएगा, वन कैन नॉट से कि एक्सपर्ट ने किस जगह जाके नब्स पकड़ी है। सो कहने का मतलब कि क्योंकि आपका पूरा केस की मुझे हिस्ट्री नहीं पता, फैक्ट्स नहीं पता, तो मैं ये नहीं बता सकता कि कितनी रेलिवेंट है एक्सपर्ट की रिपोर्ट टू योर केस, कि उससे क्या केस पे दम आएगा या क्या फ़र्क पड़ सकता है। बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैंने ना आपसे अपने आईआर के बारे में पूछना है। एक्चुअली थोड़ी देर पहले एक मेरे भाई के फोन आया था। हेलो जी जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। जी, उन्होंने इसी के बारे में सवाल पूछा था, बट मैं ठीक तरह सुन नहीं पाई थी। एक्चुअली जून में मेरे ना स्पाउस वीजा की एक्सटेंशन हुई है, तो जब आईआर के टाइम हमें फिर दोबारा से 18,600 शो करनी पड़ेगी या इसके बगैर ही हो जाएगा? प्लीज आप इसके बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। थैंक यू मैम। देखें, जहाँ तक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की है 18,600, वो सेटलमेंट वीज़े के वक्त, सेटेम के वक्त ज़रूरत नहीं है। बाकी जो इमिग्रेशन के कानून है वो आपको मीट करने पड़ेंगे, बट जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है 18,600, अगर बच्चे और नहीं है और ब्रिटिश नहीं है तो वो आपको मीट करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो हेलो, आई थिंक वो किसी की लाइन ड्रॉप हो गई। मैं माजरत चाहता हूँ कि अगर आपको बहुत वेट करना पड़ता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिटेल में जवाब देने की कोशिश करता हूँ, इन्फॉर्मेशन देने की। सॉरी। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरी आपसे पहले बात हो चुकी है, आपका जो ब्रेक हुआ था, लेकिन मैं चला गया था, मैं अभी आया हूँ। तो शॉर्टकट में यही बात करूँ कि अभी हमको क्या करना चाहिए? अपील या कोई ऐसा सिस्टम है या नहीं है, या इसको अभी ख़त्म कर दें? किसकी बात आप कर रहे हैं? आपकी बहन की बात? मैं अपनी सिस्टर की बात कर रहा हूँ, जो ब्रेक से पहले आपसे मैंने बात की। मैंने उसका जवाब दे दिया, लगता है आपने वो जवाब तो मेरा सुना था। मैं चला गया था सर, मैं बाहर, तो अभी दोबारा आया हूँ। तो ऑलराइट, मैं अर्ज कर देता हूँ। देखें, पहले मैं आपका सीधा जवाब दे दूँ। जो अपील के राइट्स हैं, ज़ाहिर बात है उन्होंने आपको ह्यूमन राइट्स के ऊपर अपील दी है। आई नो एक कोर्ट ऑफ अपील का रिसेंटली केस लॉ आया है जिसके अंदर
विजिट वीज़े पे भी अपील अलाउ हुई है, बट वो हस्बैंड एंड वाइफ की थी, तो बहन के साथ आई वुड रादर रिकमेंड कि आप फ्रेश एप्लीकेशन डाल दें। जहाँ तक मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ कि काफ़ी लोग स्पॉन्सर की काफ़ी डिटेल डालते हैं और समझते हैं कि जी दैट विल बी स्ट्रॉन्ग इनफ, बट नो, एक रिक्वायरमेंट है लॉ की, इमिग्रेशन रूल की, कि एप्लीकेंट ने शो करना है कि दे आर अ जेन्युइन विजिटर और वापस चले जाएंगे। उसके लिए उनको अपने फाइनेंशियल एंड फैमिली सर्कमस्टांसेस शो करने होते हैं एप्लीकेशन के अंदर। अगर वो कहीं से सपोर्ट उनको मिल रही है पाकिस्तान में तो वो सारा शो करें, बट उनका पूरा एक लाइफ स्ट्रक्चर बना के दें कि वाई वुड दे गो बैक टू पाकिस्तान, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। बट आपके केस में देखें, अपील करेंगे तो वो ह्यूमन राइट के ऊपर है, जिस पे आई वुड रादर गिव यू द इन्फॉर्मेशन के रिकन्सिडरेशन करें, इस बात पर कंसिडरेशन करें कि आप फ्रेश एप्लीकेशन डालें, और जो उन्होंने चीज़ें हाईलाइट की हैं जिसकी वजह से उनको शक पड़ता है आपकी बहन पे, उनको एड्रेस करें, और अगर फिर भी रिफ्यूज़ करते हैं फिर जुडिशल रिव्यू की तरफ सोचें। ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। थैंक यू सो मच। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो 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 जी जी फरमाएं, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, अपना सवाल पूछिए। सवाल ये है कि जनाब, मैं यहाँ पे मेरी शादी हुई थी, पहले मुझे 3 साल का वीजा मिला था, फिर मुझे उसके बाद 3 साल का वीजा मिला था। अभी वो वीजा इस जनवरी में खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो मुझे कौन सा वीजा देंगे? 3 साल का फिर वीजा देंगे या फिर इंडेफिनिट मिलेगा? उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? आपका डिस्क्रिशनरी लीव मिली थी आपको? जी, मुझे लीव टू रिमेन मिली थी, पहले 3 साल का वीजा मिला था, फिर उसके बाद फिर मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो लेटर है आपको किस साल में मिली? चलें, पहला वाला कब मिला था ये बता दें। 2000 जी 2000 आपकी आवाज़ कट रही। 2011 और मैं अर्ज कर देता हूँ। देखें, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था कि 2012 से पहले ये लोग डिस्क्रिशनरी लीव देते थे, जुलाई से पहले, जो 3 साल की होती थी, फिर 3 साल की होती थी, और फिर 6 साल जब पूरे हो जाएं आप सेटलमेंट अप्लाई कर सकते थे। तो इस वक्त डिस्क्रिशनरी लीव पे सेटलमेंट, सेम डे सर्विस भी अलाउड है, और कोई इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही जनवरी में आपके 6 साल पूरे होते हैं, कोई इंग्लिश टेस्ट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। अपना सेम डे बुक करें सेटलमेंट की बेसिस पे और जाए, प्रोवाइडेड आपकी डिस्क्रिशनरी लीव है। मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा था। लेकिन आपने जब बोला कि 2011 से मिली है तो दैट मीन्स डिस्क्रिशनरी लीव होगी, बिकॉज 12 के बाद 2.5 साल वाले वीज़े शुरू हो गए थे कि 10 साल बाद आपकी सेटलमेंट होगी। ज़रूर ऑफकोर्स स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर ले लीजिएगा अपने वीज़े के बारे में, बट इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये दे रहा हूँ। कोई इतनी ख़ास डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट नहीं, एक्सेप्ट कि आपको अगर आपकी वाइफ और बच्चों की बेस पे मिला है तो अभी तक आप उसी लाइफ के साथ यहाँ रह रहे हैं और भी अपने आप को इंटीग्रेट कर दिया ब्रिटिश सोसाइटी के अंदर। बड़ी एक्सटेंसिव लिस्ट अगर मैं दे नहीं सकता आपको शो के ऊपर, बट सिर्फ ये बता दूं कि सेम डे सर्विस के ऊपर आप जाके सेटलमेंट अप्लाई कर सकते हैं और इंग्लिश टेस्ट भी आपको देने की ज़रूरत नहीं। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल। भाजी ये पूछना चाहते जी, मैं जिदा यूरोपियन यूनियन ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਆ। मेरा मार्च ਵਿੱਚ ਜਿਦਾ ਹੋਈ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ 6-7 ਮੰਥ ਤੋਂ। कितना टाइम लगता, मैं यही पता करना सी। और थैंक यू भाई। आपने एप्लीकेशन डाली हुई है? ये एवरीथिंग, ये बायोमेट्रिक एवरीथिंग हो गया, 7 वीक हो गया। ऑलराइट सर। और ये बता दें, इससे पहले कौन सा वीज़ा था आपके पास? पहले कोई वीज़ा नहीं था। ऑलराइट, ठीक है, बड़ी मेहरबानी। देखें, पहली बात है कि थोड़ा आजकल यूरोपियन यूनियन एप्लीकेशन में वो बड़ा टाइम लगा रहे हैं। नॉर्मली 6 महीने तो उन्होंने बोला होता है, फिर अक्सर देखने में आया कि 6 महीने बाद एक लेटर भेज देते हैं जो कि आपको शायद कुछ अरसे में मिल जाए कि जी हमें थोड़ा और टाइम लगेगा। मैंने क्यों पूछा कि आपके पास कौन सा वीज़ा था पहले, कि देखने में आया है, ये नहीं कि हर एक के साथ करें, बट मेजॉरिटी केसेस में जिनके पास पहले वीज़ा नहीं था उनके घर पे ट्रिप मार रहे हैं या उनको बुला रहे हैं इंटरव्यू के लिए शेफील्ड। सो कभी कभी होता है कि शायद आपकी फ़ाइल उठा लियो ऑडिट के लिए और लोकल टीम को दे दियो कि जी इसके घर जाके एक विज़िट कर लें, तो वो भी आपका शायद नंबर नहीं आया, तो इसलिए वो उस वक्त तक डिसीजन नहीं लेंगे जब तक आपके घर आके चक्कर ना मार लें। बिकॉज जिनके पास पहले वीज़े नहीं थे और उन्होंने यूरोपियन से शादी की है, देखने में ये आया है कि मेजॉरिटी केसेस में वो या घर आके एक दफ़ा चेक करते हैं या फ़ोन करके आपको ईमेल करके आपको शेफील्ड बुला लेते हैं, लिवरपूल बुला लेते हैं, शेफील्ड बुला लेते हैं आपके इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे नवंबर में आई थी स्पाउस वीज़े पे, और मेरा 2.5 साल का वीज़ा, मैं अभी काम नहीं कर रही हूँ, तो क्या ये मेरे केस के ऊपर अफेक्ट करेगा? बड़ी मेहरबानी।
और सॉरी, एक और चीज़, तो क्या मैं ड्यूरिंग पीरियड में मैं पाकिस्तान जा सकती हूँ या नहीं जा सकती हूँ? और अगर मैं 2.5 साल के बाद अप्लाई करती हूँ तो मुझे किस तरह से करना पड़ेगा अप्लाई, लाइक ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई करना पड़ेगा? ऑलराइट, थैंक यू मैम। देखिए, जो भी आपने खुद अर्ज़ किया कि आप स्पाउस वीज़े पे आई हैं, तो आपके हस्बैंड ने उस वक्त 18,600 की इनकम शो की होगी। तो जब आप अपनी पहली एक्सटेंशन 2.5 साल बाद लेंगी तो फिर भी आपको 18,600 की इनकम शो करनी पड़ेगी। अगर इंशाल्लाह आपको उस वक्त तक कोई औलाद भी हो जाती है, एज लॉन्ग एज दे है ब्रिटिश, तो उनकी इनकम बीच में रिक्वायरमेंट ऐड नहीं होगी, 18,600 वो शो करना पड़ेगा आपको। जहाँ तक बात आती है कि आप काम नहीं करें, डज़ नॉट मैटर, एज लॉन्ग एज आपके हस्बैंड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। और 5 साल बाद इंशाल्लाह ताला यूल बी एलिजिबल फॉर सेटलमेंट। तकरीबन उसी तरह एप्लीकेशन डलती एक्सटेंशन की जिस तरह आपने पहली वाली डाली कि इंग्लिश टेस्ट आपका हो, जो ऑलरेडी आपने किया हुआ है, 2 साल से आप इकट्ठे रह रहे हैं, उसका थोड़ा सा एविडेंस मांगते हैं। और अगर कल हालात चेंज हो गए, थोड़े से कवानीन में तब्दीली आई, तो वो देख लेंगे आज से 2.5 साल बाद क्या है। बट इस वक्त आप फिक्र ना करें, आप एक प्रॉपर इमिग्रेशन रूट के अंदर हैं एंड 5 ईयर के बाद आपको सेटलमेंट मिलेगी। थैंक यू सो मच। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब, मेरा नाम जमाल अहमद है। मैं अपने कज़न के बिहाफ में बात कर रहा हूँ आपसे। क्या है कि वो स्पाउस वीज़ा पे यूके के अंदर एंटर हुई थी 2027 महीने पहले। उनके हस्बैंड ब्रिटिश सिटीजन थे और उनके हस्बैंड का इंतकाल अप्रैल 2016 में हो गया। जी, सॉरी टू हियर दैट। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड, उन्होंने अब एज अ ब्रीफ पार्टनर सेट ओ फॉर्म पे अप्लाई किया हुआ है। बायोमेट्रिक हो गया है इनका और कंफर्मेशन लेटर भी आ गया फ्रॉम द होम ऑफिस। व्हाट शी इज आस्किंग के अब पहली बात ये कितना टाइम लगेगा, और दूसरी चीज ये कि ये एप्लीकेशन सक्सेस होने के क्या चांसेस हैं प्लीज। ऑलराइट, थैंक यू जी। देखें, जहाँ तक टाइम की बात है, मैंने जिस तरह आपको पहले बोला कि आजकल होम ऑफिस सेटलमेंट, इस शो में तो नहीं, लास्ट वीक भी बोला था, ख़ास तौर पे सेटलमेंट एप्लीकेशंस में थोड़ा टाइम लगा रहे हैं। बट ये बड़े इस टाइप की एप्लीकेशन है कि दे विल बी वेरी सेंसिबल अबाउट दिस, बिकॉज सारी बात है, एक वफ़ात हुई है, इंतकाल हुआ है और उसके बाद शी इज़ अप्लाइंग, तो थोड़ा इसमें थोड़ा वो दिखाते हैं, आप समझ लें, थोड़ा आराम से नरमी से पेश आते हैं। सो होपफुली जल्दी डिसीजन आ जाएगा, वरना लोकल एमपी के पास जाएं, और एमपी विल बी आल्सो वेरी कंपैशनेट अबाउट द केस, और वो होम ऑफिस को लिखेंगे। जहाँ तक बात है सक्सेस का, देखें, मुझे नहीं पता कि आपने एप्लीकेशन में क्या क्या साथ डाला है, एज लॉन्ग एज आपने रिक्वायरमेंट पूरी की है। इतना बता दूं कि इस टाइप के केसेस में द होम ऑफिस इज़ वेरी कंपैशनेट। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग भी हो तो बिल्कुल कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि जी ये 14 दिन में या 7 दिन में ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करके दे दें, बिकॉज चीज़ ये कैसी है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई एम सॉरी टू हेयर दैट, बट इंशाल्लाह ताला अनकरीब यू विल गेट सम गुड न्यूज़, आई होप। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब, मैंने ये समय पूछना था कि जब लॉ चेंज हुए थे 9 जुलाई 2012 में, तो मेरी एप्लीकेशन उस जनवरी 2012 में अप्लाई किया था मैंने। तो मुझे डिस्कशन लिस्ट तो मिल गई थी सितंबर में, लेकिन 2012 में, लेकिन यह कि उन्होंने मुझे नए लॉ के तहत डाल दिया था। तो मैंने एक दफ़ा तो वो एक्सटेंशन दोबारा, वो उसके बाद दोबारा एक दफ़ा अभी करवा ली है। लेकिन मुझे वो यही है कि मैंने सुना कि वो एक लॉ के केस लॉ आया हुआ है, उन्होंने मतलब जो जिनके जो पहले केस हुए थे उनको वो दोबारा अगर एप्लीकेशन भेजें, मतलब दोबारा को रिक्वेस्ट भेजें, तो वो उनको वो 3 साल वाला जो है उस पर डाल सकते हैं। तो मेरे तो ऑलरेडी 3 साल मतलब हो गए हुए हैं, तो एक रह गया 3 साल। तो मैं 6 साल बाद मतलब यही पूछना था कि मैं या इस 3 साल वाली अप्लाई कर लूँ, मतलब मंगवाऊंगा एप्लीकेशन पे आ जाएगी, या 6 साल बाद इंडेफिनेट अप्लाई करूँ, फिर मुझे एक और एक्सटेंशन करवानी पड़ेगी मेरी। ठीक है, देखिए, पहले मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन दे दूं कि 6 साल बाद सिर्फ वो सेटलमेंट अप्लाई कर सकते हैं उस कैटेगरी में जिनको पहली दफ़ा डिस्क्रेशनरी लीव मिली थी। अगर आपको 2.5 साल वाला वीज़ा मिला है तो आप बिल्कुल भी 6 साल बाद सेटलमेंट अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज वो कहेंगे कि डिस्क्रेशनरी लीव पॉलिसी के तहत हमने आपको नहीं दिया। जो लोगों को जिनको इस तरह हुआ है, आप जैसे केसेस में कि केस जुलाई 2012 से पहले डले हुए थे, लेकिन उन्होंने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में उनको वीज़ा दिया है, और अगर नई पॉलिसी के तहत दिया, उन्होंने इमीडिएटली उसको चैलेंज किया होम ऑफिस के अंदर। बिकॉज अगर होम ऑफिस एक दफ़ा कोई डिसीजन ले ले तो उसको चैलेंज करने की आपकी विंडो 3 महीने की होती है, GR की फॉर एग्जाम्पल। बाद में भी कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन दे के, बट ये नहीं कि आप 2 साल 3 साल कुछ किया नहीं और एकदम आपको ख्याल आया कि जी मुझे तो गलत वीज़ा मिल गया। वो आपको उस वक्त उनको मेरी नज़र में चैलेंज करना चाहिए था कि नहीं जी, मेरी एक एप्लीकेशन
प्रायर टू 2012 के रूल में है तो मेरा डिस्क्रिशनरी लीव मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन होम ऑफिस जो इस टाइप के केसेस उसमें देखा गया, कहते हैं कि हमने आपको डिस्क्रिशनरी लीव की पॉलिसी के ऊपर नहीं दिया वीज़ा, हमने आपको प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ के ऊपर दिया। अब क्योंकि वीज़ा होम ऑफिस की डिस्क्रिशन पे आपको मिला है तो इस वजह से दे कैन गेट अवे विद दैट। तो कहने का सिर्फ छोटा सा अर्ज़ ये है कि ये आपको चैलेंज करना चाहिए था जब आपको वीज़ा इशू हुआ था। अब थोड़ा सा आप लेट हो गए, बट ऑफ कोर्स कोई ममानत नहीं है कि अगर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा के प्रॉपर एडवाइस ले लें, लेकिन इन्फॉर्मेशन ये मैंने आपको देनी थी। बट आप ये नहीं आप कर सकते कि 6 साल के बाद अप्लाई करें सेटलमेंट, क्योंकि अब आप ऑलरेडी 10 ईयर रूट पे होंगे। वो आप देख लें जो उन्होंने आपको लेटर दिया होगा सितंबर 2012 में, उसमें लिखा भी होगा कि हमने आपको 10 ईयर रूट में डाल दिया है, इफ़ दैट इज़ द केस। थैंक यू सो मच। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं सवाल पहले करूं उसके बाद टीवी से जवाब सुनूं आपसे, मैं कैसे क्या? जी बिल्कुल, आप सवाल कर लें और फिर टीवी पे मेरा जवाब सुन लें, वो बेहतर है। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, प्लीज बुरा नहीं माने। कोई बिल्कुल बुरा मैं 2009 में यूके में आया हूँ, तो मेरा 2 बच्चा है। 2011 को एक बच्चा हुआ। जी, आप सुन रहे? मैं आपकी बात सुन रहा हूँ बिल्कुल। अच्छा, और 2014 में एक बच्चा हुआ। तो मेरा ये 2014 में 15 में परमानेंट रेसिडेंस मिल गया। तो अभी ये बच्चों का नेशनलिटी के रेसिडेंस कब कैसे क्या अप्लाई करूं, और परमानेंट रेसिडेंस अप्लाई करना पड़े जरूरी है कि नहीं, मुझे नहीं पता। किस तरह आप प्लीज इसका ऑलराइट, मैं अर्ज़ कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे बताया जाता है कि ब्रेक का टाइम है, लेकिन आपका बड़ा जल्दी मैं जवाब दे दूँ, फिर ब्रेक पे चलते हैं। आपके बच्चे इस कंट्री में पैदा हुए, ठीक है, उस वक्त आपके पास PR नहीं था, लेकिन बाद में सेटलमेंट आ गई। आप बच्चों की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। एक दफ़ा जब आपने बच्चों की रजिस्ट्रेशन करवा दी और होम ऑफिस ने उसको अप्रूव कर दिया, फिर वो एलिजिबल होंगे ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए। तो जो वर्ड है वो रजिस्ट्रेशन है, वो आपने एप्लीकेशन उनकी डालनी है। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से आपका ब्रेक का टाइम होता है। इंशाल्लाह सी ऑन द अदर एंड ऑफ द ब्रेक। थैंक यू।